अब हमारा जो नेक्स्ट है कि पवन ऊर्जा के क्या लाभ हानि हैं, इनको देख लेते हैं। तो इसके जो लाभ हैं वो क्या है कि प्रदूषण ये मुक्त होता है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद यह विद्युत उत्पादन की जो उत्पादन लागत है उसको कम करता है। ये सुरक्षित और साफ है। अगर इसकी हम हानि की बात करें तो ये ध्वनि प्रदूषण है। जो पवन चक्कियों को स्थापित करना वो काफ़ी महंगा होता है। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में भी ये व्यवधान उत्पन्न करता है और पक्षियों के लिए भी ये काफ़ी खतरनाक है। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें कि यह किस प्रकार लाभ हानि है, तो सौर ऊर्जा का जो लाभ है पहला हो जाएगा कि ये असमाप्य है, यानी कि ये कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा क्या है, ये प्रदूषण मुक्त है। अगर हम हानि की बात करें तो ये खर्चीला है काफ़ी, और ऊर्जा के विषयित होने से ये ऊर्जा की बर्बादी करता है। ठीक है, ये इसकी हानि है। अगर हम ज्वारीय ऊर्जा की बात करें क्या लाभ है, तो ये प्रदूषण मुक्त होता है और ये असमाप्य होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि कभी समाप्त नहीं हो सकता। अगर इसके हम हानि की बात करें तो ये वन्य जीव आवास का नष्ट होना, यानी कि ये वन्य जीव आवास को नष्ट कर सकता है और दोहन में भी काफ़ी इसका कठिन होता है। ठीक है, अगर यहाँ हम बात करें कि परमाणु ऊर्जा की बात करें इसका क्या लाभ है, तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। दूसरा क्या हो जाएगा इसका हानि की बात कि ये रेडियोएक्टिव पदार्थ को उत्पन्न करता है और ये काफ़ी खर्चीला होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बायोगैस की बात कर लेते हैं, इसका क्या लाभ है क्या हानि है। तो अगर हम लाभ की बात करें तो ये कम लागत का होता है, इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। जैव पदार्थों का यूज और बायोगैस का उत्पादन हम कर सकते हैं। अगर हम हानि की बात करें तो हरित गृह प्रभाव के कारण ये हो सकते हैं, यानी हरित गृह प्रभाव जो होता है वो इसके कारण हो सकता है। ये सब हमारे क्या है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। लास्ट में हमारा आता है भूतापीय ऊर्जा। इसके क्या लाभ हो सकते हैं, तो लाभ ये हो जाएगा कि ये स्वच्छ पर्यावरण हितैषी है और हर समय ये उपलब्ध रहेगा। अगर हम हानि की बात करें तो ये शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन जो है काफ़ी खर्चीला होता है। तो इस तरह हमने देखा कि ऊर्जा के गैर जो परंपरागत स्रोत हैं उनके लाभ हानि के बारे में हमने डिटेल से एनालिसिस किया। ठीक है, और अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में भी देख लिया। अब आते हैं अपने अभ्यास प्रश्न पे। ठीक है, तो इसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाली 3 सामान्य खनिजों के नाम बताना है। इसमें पहला हो जाएगा लोहा, दूसरा क्या हो जाएगा कोयला, और तीसरा क्या हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अयस्क क्या है। धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं। तो पहले देखते हैं कि अयस्क क्या है। तो वे सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें हम अयस्क कहते हैं। अधात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती हैं। पठारी क्षेत्रों में जो अग्नेय और कायांतित सेलें पाई जाती हैं वहाँ पे ये बेसिकली पाई जाती हैं। ठीक है, जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के हमको नाम बताना है। तो प्राकृतिक गैस के रूप में संसाधन कौन से हैं, पहला हो जाएगा जैसलमेर कहाँ पे है, राजस्थान में, और दूसरा हो जाएगा मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। अगर हम और बात करें तो उसमें कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टाई एरिया है वहाँ पर भी ये गैस संसाधन मिलते हैं। ठीक है, अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात पे आते हैं तो निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। ठीक है, इसमें बात किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हम किन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने इसको डिटेल से जाना किस प्रकार इसका बायोगैस का उत्पादन होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बायोगैस। सेकेंड क्या है, कह रहा है तटीय क्षेत्रों के लिए क्या कर सकते हैं, तटीय क्षेत्र में हम किस ऊर्जा का यूज कर सकते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में जैसे कि ये वाला एरिया होता है, ये समुद्री एरिया होता है, तो यहाँ पे हम ज्वारीय ऊर्जा का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, शुष्क प्रदेश। तो शुष्क प्रदेश में आपको पता ही है वहाँ पे जैसे हम राजस्थान का एरिया वाला जो पोर्शन है यहाँ का, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हवाएं चलती हैं, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं इसलिए भी। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है कि 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो सकता है, आवश्यकता न होने पर बिजली से चलने वाले उपकरण को बंद कर लें। दूसरा क्या हो जाएगा, बल्बों के स्थान पर CFL का उपयोग करें। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, सब्जी पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए। और चौथा क्या हो जाएगा, गैस स्टोव चलाने से पहले आवश्यकता की सभी चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। ठीक है, जिससे जो निकल जाती हैं जो गैस होती हैं, यानी कि जैसे हम सामान लाने पहुँच जाते हैं तो जो कढ़ाई काफ़ी जल जाती है, एक्स्ट्रा गैस निकलता है, तो उसके लिए बता रहा है। अगर हम पाँचवीं की बात करें क्या कर सकते हैं, तो फ्रिज में रखी ठंडी सब्जियों को गर्म करने से पहले थोड़ा समय के लिए उसको निकाल देना चाहिए। ठीक है, यानी इनको जब बाहर इन्वायरमेंट में निकाल देंगे तो अपने आप जो है वो गर्म से थोड़ा ठंडा से थोड़ा गर्म हो जाएंगे। ठीक है, इससे हमें ऊर्जा का बचत हो सकता है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं यहाँ पे, तो दिया गया है कि पहला, इनमें से कौन से एक खनिजों की विशेषता नहीं है। पहला क्या दिया हुआ है, वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरा क्या है, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठक होता है। तीसरा क्या दिया है कि वे असमाप्य होते हैं। और चौथा क्या दिया है, उनका वितरण असमान है। इसमें क्या होगा,
कि वे असमाप्य हैं, उनका वे असमाप्त नहीं है, यानी कि वो समाप्त भविष्य में हो सकते हैं यदि हम उनका यूज ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो ये इनका गलत है। ठीक है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तो आप बोलोगे कि जो चिली है वो तांबे का सबसे अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें क्या आता है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के संरक्षित नहीं करेगी, यानी एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगा। पहला क्या हो जाएगा कि पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रेशर कुकर में खाना पकाना। तीसरा क्या हो जाएगा, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना। और चौथा क्या हो जाएगा, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। तो जो ये वाला क्वेश्चन है कि जो ये वाला है विकल्प कि खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, ये जो है ये गलत है, इससे गैस जो है काफ़ी लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि कारण बताइए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, इसका क्या कारण है। तो बड़े बांधों का निर्माण करने से पहले पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। बांधों के निर्माण से भूस्खलन तथा निम्नीकरण तो होता है, यानी कि जब बड़े बांध बनते हैं तो उनसे भूस्खलन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसलिए भी इसको बनाने से पहले ये जो पर्यावरणीय पहलू हैं उनको देखना आवश्यक है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे की बात कर लेता हूँ कि अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं, ऐसा क्यों। तो आप बोलोगे कि अधिकांश उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोयला ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जैसा कि आपको पता ही है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों को चलाने के लिए किया जाता है और कोयले के उपयोग विभिन्न उद्योगों को चलाने के लिए तापीय विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और कोयला एक भारी खनिज है, इसकी ढुलाई में काफ़ी खर्च आता है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया। इसलिए भी जो हमारे उद्योग हैं वो कोयला खदानों के पास केंद्रित रहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। तो आप बोलोगे कि पेट्रोलियम का रंग जो है वो काला होता है और यह बहुत मूल्यवान होते हैं। काले द्रव को परिष्करण जो जहाँ पे शुद्धि किया जाता है, शुद्धि करने के बाद इस प्रकार जो उत्पाद बनते हैं, जैसे कि डीजल बन गया, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेह, इस प्रकार के जो तैयार होते हैं पदार्थ, तो इसलिए भी पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि इससे बने जो उत्पाद होते हैं वो काफ़ी मूल्यवान होते हैं। ठीक है, अगर हम लास्ट इसमें क्वेश्चन की बात करें तो वो आता है कि आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है, ऐसा क्यों। तो आप बोलोगे कि आखनन से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, आखनन से भारी मात्रा में धूल उठता है। आखनन अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो जैसे कोयला को जब इसको खाना जाता है खदानों में, तो उनसे कई प्रकार की धुएं, धूल कण उसके आसपास के एरिया में विकसित हो जाते हैं, तो इसी को वहाँ पे आखनन कहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो धूल ऊपर उठते हैं तो उससे वायु का प्रदूषण जो है वो बढ़ जाता है और आखनन से खुले गर्त वाले खान जो है वो बन जाते हैं, जिससे भूमि प्रदूषण को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए आखनन जो है वो पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है कि अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो परंपरागत है, यहाँ पे गैर परंपरागत। ठीक है, इसमें आता है पहला क्या कि वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये सब जो है ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर यहाँ बात करें गैर परंपरागत की बात करें तो वे स्रोत जो वर्षों पूर्व, यानी कि वर्ष पूर्व ही उपयोग में लाए जाने से शुरू हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर से गैर परंपरागत में। इसमें क्या होता है कि इन स्रोतों के लिए ये इनके जो स्रोत हैं, इनके जो भंडार हैं वो सीमित है और इनके जो भंडार हैं वो असीमित हैं। ये बेसिकली अंतर है मोटा मोटा। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड बात आता है कि बायोगैस और प्राकृतिक गैस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बायोगैस की बात कर लेते हैं। बायोगैस में क्या होता है कि यह मानव निर्मित संसाधन है। दूसरा क्या हो जाएगा, इसका उत्पादन जैविक अपशिष्ट, जैसे कि मृत पौधे, जो जंतुओं के अवशेष होते हैं, जो पशुओं के गोबर होते हैं, उनके माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा क्या हो जाएगा, इसका उपयोग जो है खाना पकाने और विद्युत ऊर्जा उत्पादन में भी इसका यूज किया जाता है। वहीं अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस जो है इसका सबसे पहला हो जाएगा कि ये प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा क्या हो जाएगा, यह पेट्रोलियम के निक्षेपों के साथ यहाँ पर पाए जाते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा कि इसका उपयोग घरेलू वाणिज्यिक ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अगर हम थर्ड की बात करें तो बोला है कि लौह और अलौह खनिज में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लौह खनिज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे कि लौह खनिज में लोहा होता है, जैसे कि अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइड। ठीक है, और अलौह में क्या होता है, अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये होता है। ठीक है, अगर हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं तो उसमें बात किया है कि धात्विक और अधात्विक खनिज क्या होते हैं। अगर हम धात्विक खनिज की बात करें सबसे पहले क्या आएगा कि धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होते हैं, जैसे कि लौह, अयस्क, बॉक्साइट,
मैग्नीज, ये सब धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। और दूसरे की बात करें कि जो है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में क्या आता है कि अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती हैं, जैसे कि चूना पत्थर हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे अधात्विक खनिज में आती हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे समाप्त हुआ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सारे क्वेश्चंस हमने मल्टीपल को देख लिया, हमने कारण बताओ को देख लिया, हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।